नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एसटी आरक्षण पर सियासत गर्म है। बीजेपी सड़क पर उतर आई है तो कांग्रेस आरक्षण कम किए जाने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी एसटी मोर्चा 32% आरक्षण जारी रखने की मांग को लेकर बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम कर रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर सर्व आदिवासी समाज ने भी बैठक बुलाई है। इस बैठक में समाज के मंत्री, सांसद और विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी आरक्षण पर कोर्ट के फैसले के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और सड़क पर आंदोलन के लिए उतर आई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में रमन सिंह सरकार के समय लागू किए गए 58% आरक्षण को रद्द कर दिया है। रमन सरकार ने एसटी के आरक्षण को 20 से बढ़ाकर 32 कर दिया था और एससी के आरक्षण को 16 से घटाकर 12 कर दिया था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और करीब 10 सालों तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने रमन सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और 50% से ज्यादा आरक्षण को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद एसटी आरक्षण 32% से घटकर 20% कर दिया गया। इसे लेकर आदिवासी समाज नाराज है। आरक्षण पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी आरक्षण कम किए जाने के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार बता रही है, जबकि प्रदेश सरकार बीजेपी को दोषी बता रही है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की बात कही है। टेकाम ने कहा कि बीजेपी के राज में हाईकोर्ट में सही तथ्य नहीं दिए गए और इसी वजह से कोर्ट का ये फैसला आया है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की जरूरत बताई है। देखिए, प्रदेश में हम लोग तो ये चाहते हैं कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, पर जो हाई कोर्ट में जो लगाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी के राज में ये जो हाई कोर्ट में जो भेजा गया था उसमें जो तथ्य जो दिया गया था वो पूरा सही नहीं दिया गया था, जिसके आधार पर ये कोर्ट का डिसीजन आया है। हम लोगों का जो मानना है कि जो आरक्षण जो पूर्ववत था वो रहे, उसके लिए क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय है तो उसके लिए हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, ताकि हम लोगों को स्थगन मिल सके। बीजेपी हो या कांग्रेस, आदिवासी समाज को नाराज करने का जोखिम कोई भी नहीं उठा सकता। प्रदेश की 30% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति है। सत्ता के लिए इन्हें साधना जरूरी है। ऐसे में जब बात आरक्षण पर आई है तो बीजेपी ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया है, जबकि प्रदेश सरकार बीजेपी को ही आरक्षण कम किए जाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। को लेकर भाजपा ने आज चक्का जाम का आह्वान किया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नारायणपुर चौक पर भाजपा के कद्दावर नेता केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी और पार्टी के और भी जो पदाधिकारी हैं बीच सड़क पर बैठकर धरना दे रहे हैं। भाजपा के इस चक्का जाम से सड़क के दोनों वाहनों की कतार लगी हुई है और हालांकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। तो एक तरफ आरक्षण को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने, तो दूसरी तरफ कोंडागांव में आरक्षण पर बीजेपी एसटी मोर्चा का चक्का जाम शुरू हो गया है। सड़क पर बैठकर बीजेपी नेताओं ने जाम लगाया। केदार कश्यप, विक्रम और लता उसेंडी इसमें शामिल हैं। साथ ही नारायण चौक पर यह प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन में बीजेपी एसटी मोर्चा पदाधिकारी भी मौजूद हैं। 32% आरक्षण जारी रखने की मांग उनकी तरफ से। बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में चक्का जाम लगातार जारी है। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी देवव्रत भगत रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। देवव्रत, इस पर हम आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ बीजेपी कांग्रेस सामने सामने, दूसरी तरफ ये कोशिश भी दोनों पार्टियों की तरफ से कि हम आदिवासी हितैषी हैं। जी, इस वक्त दो चीजें चल रही है। एक तो सियासत
चल रही है आरक्षण को लेकर के और दूसरी बैठकों का दौर भी जारी है। सियासत इस तरह से कि फैसला जो है वो कोर्ट का है, लेकिन इस वक्त सड़कों पर बीजेपी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के जो आदिवासी नेता हैं वो चक्का जाम करते हुए कोंडागांव में दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज की जो बैठक है वो रायपुर में रखी गई है और इसमें ज्यादातर जो कांग्रेस के आदिवासी नेता हैं, चाहे वो अमरजीत भगत हो या मोहन मरकाम हो पीसीसी अध्यक्ष, वो इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं की मौजूदगी सर्व आदिवासी समाज की बैठक में कम है। जबकि तमाम सांसद, विधायक और जो भी जन नेता हैं जो कि आदिवासी समाज से जुड़े हुए हैं उनको सर्व आदिवासी समाज की इस बैठक में बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी नेताओं की मौजूदगी कम दिखाई दे रही है। रही बात इस पूरे मुद्दे पर सियासत की, तो निश्चित तौर पे सियासत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने कोर्ट में सही तथ्य पेश नहीं किए, इसलिए इस तरह का जो फैसला है वो कोर्ट ने दिया है। जबकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो आदिवासी हितैषी नहीं है। तो इस पर अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के जो राजनीतिक तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें इस मुद्दे को लेकर के फिलहाल सियासत की शुरुआत है, क्योंकि आने वाला साल चुनावी है। लिहाजा कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि आदिवासियों की नाराजगी किसी भी तरह से झेलनी पड़े। और क्योंकि बस्तर और सरगुजा ऐसे दो बड़े संभाग हैं जहां पर सबसे ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, लिहाजा बीजेपी ने सोची समझी पूरी रणनीति के तहत इन्हीं दो संभागों में इस तरह से आयोजन कर रही है, चक्का जाम कर रही है। तो दूसरी तरफ अब इस पर कांग्रेस की जवाबी रणनीति क्या होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज के साथ मिलकर के आज तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं वो इकट्ठे हुए हैं और इसके बाद अब कांग्रेस की जो रणनीति है वो खुल करके सामने आने लगेगी इस पूरे मुद्दे पर। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से देवव्रत आप कह रहे हैं कि ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि प्रेमसाय सिंह टेकाम की तरफ से भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हम रुख करेंगे। आगे जाकर सरकार का क्या कदम हो सकता है, इसको लेकर कोई आशंका? जी फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है कि कांग्रेस जरूर इस पूरे मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जा रही है। कोर्ट का क्या फैसला होता है ये तो आने वाली जो कांग्रेस की तरफ से जो दलीलें, जो तथ्य पेश किए जाएंगे उसके आधार पर होंगे। लेकिन फिलहाल जो मसला है वो सियासत का है और चुनाव से जुड़ा हुआ है और इस मसले पर एक तरह से एक ठोस रणनीति कांग्रेस को बनाना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस आदिवासी हितैषी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की राह पर है, लेकिन क्या कुछ फैसले अभी फिलहाल आदिवासी नेताओं को या फिर आदिवासी पुष्ट समुदाय को साधने के लिए किए जाएंगे, इस पर अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में प्रदेश में सत्ता कांग्रेस की है और अभी जो कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है उसको लेकर के आदिवासी समाज के निशाने पर फिलहाल सत्ता पक्ष ही दिखाई दे रहा है। तब ऐसी स्थिति में इसको मैनेज करना, उन चुनौतियों का सामना करना और आने वाले समय की रणनीति तैयार करना, ये फिलहाल कांग्रेस की जिम्मेदारी है। फिलहाल ये देखना होगा कि आज हो रही सर्व आदिवासी समाज की बैठक के बाद किस तरह के फैसले लिए जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस का अगला रुख क्या होता है। जी निश्चित तौर पर देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर मंदसौर की हम बात कर लेते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है और इसी के कारण किसानों की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। खेतों में खड़ी तैयार फसल बर्बाद हो गई है, खेतों में भरे पानी को निकालना भी मुश्किल हो गया है और इस कारण किसान फसल काट नहीं सकते हैं। किसान बताते हैं कि इस बार के सोयाबीन की फसल से उन्हें काफी उम्मीदें थी क्योंकि पैदावार अच्छी हुई थी, लेकिन बारिश ने सब चौपट कर दिया है। से आसमानी आफत बरस रही है और ये किसानों के लिए बड़ी शिद्दत बनी हुई है। किसानों की पकी पकाई मेहनत फसल पूरी तरह से पानी में मिल गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि घटावदा गांव की यह दृश्य है और ये खेतों में किस तरह से पानी भरा है। सोयाबीन की फसल पक चुकी है और ऐसे में भारी बारिश के कारण पूरी तरह से फसल ये कटने को तैयार थी। कुछ फसल जो है कटी हुई किसानों की थी, थ्रेशर से सोयाबीन निकालनी थी, उसके पहले ही पानी ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। हमारे साथ किसान है घटावदा गांव के शिवराज जी, उनसे पूछते हैं। शिवराज जी, किस तरीके से नुकसान हुआ है, आफत की बारिश बरस रही है? देखिए लगातार 2-3 दिनों से लगातार बारिश के कारण खेतों में फसलें पक चुकी थी और कुछ फसलें तो कट गई है, कटकर खेतों में पड़ी। वो लगातार पानी गिरने के कारण वो सब फलियों में दाना सड़ने लग गया और खेतों में पानी भरा गया। ऐसी स्थिति में पकी फसल हमारी खराब हो चुकी है।
बिल्कुल मतलब किसान हताश हो चुका है। सरकार से भी यही मांग हम कर रहे हैं कि हमको किसी भी तरीके से बीमा कंपनियों के माध्यम से सरकार ये प्रयास करे और वो सर्वे करवा कर शासन किसानों को जो हो सके उतना लाभ दिलाने का प्रयास करे, क्योंकि फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी है। सारे जिले की स्थिति यही है, आप जो देख रहे हैं। किस तरह से अपनी मेहनत जो थी उस पर पानी फिर रहा है? मेहनत किसी भी तरह से कुछ होने का नहीं है खेत में, और जो हमने लागत लगाई थी उसका तो ये समझ लो ना आपके कि 10% भी हमको कुछ नहीं होने पाएगा। और अभी तक जो है सारी फसल जो काटने को तैयार थी, सोयाबीन आ चुकी है, लेकिन अब काट भी नहीं सकते क्योंकि पानी इतना भरा हुआ तो कुछ भी नहीं होना है। हम चाहते हैं सरकार से कुछ राहत मिले। फिलहाल यहाँ पर किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इंद्रदेव से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि पानी रुक जाए तो जो बची कुची फसल है उसको भी ली जा सके। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। तो मंदसौर की तरफ स्थिति आपने समझी और बीती रात हुई झमाझम बारिश के बाद श्योपुर के नदी नालों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बंजारा डैम ओवरफ्लो हो गया है। धान की फसल बारिश के कारण खेतों में गिर गई है और इस बीच भारी क्षति होने का अनुमान है। टोडी, प्रेम सर और बड़ौदा में ज्यादातर नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ ही पीड़ित किसान सरकार से बर्बाद हुई फसलों का आकलन कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों को बहुत नुकसान हो चुका है साहब, क्योंकि धान की फसलें जो लेट चुकी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये मान के चलो 100 का 100% धान में नुकसान है इसकी वजह से, बारिश की वजह से। और सरसों जो बोई है वो ख़त्म है, जो धान की फसल है वो ख़त्म है। पूरा धान सो गया। पहले तो बाढ़ ने मार लिया, फिर सोयाबीन की, उड़द की पैदा नष्ट होगी और दान बचा था वो भी पूरा खत्म है बिल्कुल। पहले तो बाढ़ आ गई थी तो उसमें जो धान बचे थे अपने वो चल ठीक ठाक था, और फिर बाद में ये बारिश आई अभी तो ये पूरा धान नष्ट हो चुका है। तो श्योपुर में जमकर बारिश हुई है और भारी बारिश से जिले में नदी नाले भी उफान पर हैं। पार्वती नदी पर बना पुल 2.5 फीट तक पानी में डूब चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करते नजर आ रहे हैं। लापरवाही का ये आलम देखिए, यात्रियों से भरी बस भी पानी से भरे इस पुल से ऊपर से गुजरी। उसके बाद निश्चित ही ऐसी तस्वीरें सामने आई। हालांकि जाहिर है कि जरा सी चूक से यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था, देखिए, लेकिन लापरवाही का आलम पसरा हुआ है क्योंकि बारिश की वजह से श्योपुर का राजस्थान से संपर्क भी टूट गया है। कोटा, खतौली सहित कई शहरों से संपर्क कट गया है। साथ ही बंजारा डैम और वीरपुर तालाब भी ओवरफ्लो है। और इसी बीच रुक ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। बिलासपुर में फिर हुई चाकूबाजी की घटना। युवक ने मोहल्ले के लोगों पर बोला हमला। चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस पर आरोपी को छोड़ने के आरोप। दंतेवाड़ा में 5 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। मलांगीर एरिया कमेटी का सदस्य था लखमा। हत्या के कई मामलों में था वांटेड। कोंडा गांव में सड़क हादसे में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। 7 लोग घायल। ड्राइवर की लापरवाही से कार पेड़ से टकराई। बिलासपुर के कालिंदी इस्पात प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। 17 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं ग्रामीण। जशपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या। धारदार हथियार से की गई हत्या। कोतवाली इलाके के देवीडड़ गांव की घटना। बलौदा बाजार में धारदार हथियार से युवक की हत्या। गैंग बनाकर घटना को दिया गया अंजाम। थाने के सामने लोगों ने किया प्रदर्शन। अंबिकापुर में पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला आया सामने। दुकान बंद कराने के दौरान बदमाशों ने आरक्षक की पिटाई की। न्यू बस स्टैंड चौकी की घटना। जशपुर में बेकाबू बाइक सवार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। चौराहे पर बाइक सवार को रोक रहा था जवान। नशे में धुत था युवक। कवर्धा में हाईटेक बस स्टैंड बन जाने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं। बस स्टैंड पहुंचने के लिए रास्ता है सकरा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत। राजनांदगांव के ठाकुर प्यारेलाल मैदान में 14 पारंपरिक खेलों में हिस्सा ले रहे लोग। सूरजपुर के तिलसीवा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ। स्कूली बच्चों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं ने खेल प्रतियोगिताओं में शिरकत की। बलरामपुर के लोधी गांव से 10 दिन से गायब ग्रामीण का पता नहीं चला। परिवार ने एसपी से लगाई गुहार। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में इजाफा। एनसीआरबी की तरफ से 90 मामले साइबर टीम को भेजे गए। रायपुर में 30 मामले दर्ज।
दुर्ग में ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 4 आरोपियों को बिलासपुर से पकड़ा गया। महादेव ऐप के माध्यम से चला रहे थे सट्टा, करोड़ों के लेन देन का खुलासा। बीजापुर में सीएएफ के जवान ने की खुदकुशी, आत्महत्या का कारण अज्ञात, भिंड का रहने वाला था जवान सुनील कुमार। कोरबा में गेवरा रोड पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर में मुआवजे की मांग को लेकर कोल परिवहन रोकेंगे प्रभावित लोग, मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन। सुकमा के मारूकी गांव में 19 साल से पूरे गांव की प्यास बुझा रहा हैंडपंप, पूरे साल बिना किसी उपकरण के लगातार आता है पानी। कोरबा में डांडिया के दौरान युवक की हत्या का खुलासा, 2 नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार, मामूली विवाद पर युवक की हत्या। 2 दंतैल हाथी धमतरी परिक्षेत्र में लौटे, ग्रामीणों को बेहद सतर्क रहने की सलाह, वन विभाग की टीम कर रही मुनादी। बलरामपुर में करंट की चपेट में आने से मवेशी की मौत, घास चरने के दौरान करंट की चपेट में आया था मवेशी, त्रिकुंडा गांव का मामला। बालोद के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी, तेंदुए को निकालने की कवायद जारी। कवर्धा में नवरात्र के बाद माता की मूर्तियों का विसर्जन जारी, दुर्गा पंडाल समितियों ने माता का विसर्जन किया, नदी और तालाब में तैनात रहे गोताखोर। जगदलपुर में नवाखाई पर्व मनाने बस्तर राजा हुए रवाना, घोड़े पर सवार होकर देवी देवताओं के साथ निकले कुम्हाड़ कोट, मुड़िया आदिवासियों के साथ खाएंगे नुआखाई। मालेगांव ब्लास्ट केस, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुंबई के एनआईए कोर्ट में पेशी, सुनवाई के दौरान प्रज्ञा के वकील और एटीएस अधिकारी में नोकझोंक। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले हटाए गए उज्जैन निगम कमिश्नर, उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को मंत्रालय में अटैच किया गया। पीएम मोदी के दौरे से पहले उज्जैन नगर निगम कमिश्नर को हटाने पर कांग्रेस का सवाल, कमिश्नर को अचानक हटाए जाने के कारणों का खुलासा करे सरकार। 7 अक्टूबर यानी आज से धार के मांडू में बीजेपी का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा, कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां जोरों से। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में नर्सों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन, सैलरी नहीं मिलने से नाराज नर्सों ने किया हंगामा, जानबूझकर सैलरी रोकने का लगाया आरोप। छतरपुर में चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई, भीड़ ने खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा, एसपी ने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के, जिन्होंने जनसंख्या के बाद अब जाति पर बयान दिया है। संघ प्रमुख ने देश में जाति व्यवस्था खत्म किए जाने की जरूरत बताई है और इस बयान पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। जर कोणी विचारलं की वर्ण आणि जातींबद्दल काय, तर समाजाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकाला हेच उत्तर द्यावं लागेल आणि हेच उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे, तरच तो समाजाच्या हिताचा विचार करतो की तो एक भूतकाळ आहे, तो विसरून जा। जाति व्यवस्था पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का प्रहार। जनसंख्या के बाद अब संघ प्रमुख ने अब एक ऐसे मुद्दे पर अपनी राय रखी है जो भारतीय समाज के ताने बाने से इस तरह जुड़ा है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की जिंदगी को संचालित करती करीब 2000 सालों से ऐसे ही चली आ रही है जाति व्यवस्था। देश में करीब 4000 जातियां हैं। ये जातियां सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सियासत का भी आधार है। मोहन भागवत ने इसी जाति व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि वर्ण और जाति व्यवस्था जैसी चीजें अतीत की बातें हैं, इसे भुला दिया जाना चाहिए। जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए। जर कोणी विचारलं की वर्ण आणि जातींबद्दल काय, तर समाजाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येकाला हेच उत्तर द्यावं लागेल आणि हेच उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे, तरच तो समाजाच्या हिताचा विचार करतो की तो एक भूतकाळ आहे, तो विसरून जा। जाति व्यवस्था की खामियों अच्छाइयों पर बहस पुरानी है। अगड़े पिछड़े ऊंच नीच जातियां उपजातियां कई बार समाज इस जाति व्यवस्था के कारण बटा नजर आता है। हजारों साल पुरानी जाति व्यवस्था को अंग्रेजों ने आधिकारिक बनाया। 1931 से 32 में गोल मेज सम्मेलन के बाद जब ब्रिटिश शासकों ने समाज को सांप्रदायिक तौर पर बांटा तो उन्होंने उस समय अलग से एक अनुसूची बनाई जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए अनुसूचित जातियां कहा गया। आजादी के बाद के भारतीय संविधान में भी इस
औपनिवेशिक व्यवस्था को बनाए रखा गया। इसके लिए संवैधानिक अनुसूचित जाति आदेश 1950 जारी किया गया, जिसमें भारत के 29 राज्यों की 1108 जातियों के नाम शामिल किए गए। इसके साथ ही तमाम जातियां उपजातियों में समाज बटा हुआ है। मोहन भागवत ने इस जाति व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि समाज का हित चाहने वाले हर व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था पुरानी सोच थी। लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। एक समय था जब अनटचेबिलिटी थी, आज वो बहुत अधिक संख्या में कानून के कारण, लोगों की जागृति के कारण, शिक्षा प्राप्ति के कारण कहीं ना कहीं ये सब चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे एक समय था कांग्रेस के सरकारों में जो दलितों की बात करते थे, लेकिन उनके समय सर पे मेला ढोकर लोग सड़कों पे निकलते थे, आज वो व्यवस्था नहीं है। संघ प्रमुख के इस बयान पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इस पर उपदेश कुशल बहुतेरे बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है आरएसएस का, उनका मध्य प्रदेश के संविधान में, देश के संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है उस संविधान को समाप्त कर दिया जाए। जो अलग से उनका संविधान बना रहे हैं उसको लागू किया जाए। चलिए, जब अस्तित्व का संकट मंडराया तो संघ को महिलाओं की याद आई। पहली बार अपनी स्थापना के 97 साल बाद दशहरा उत्सव में उन्होंने किसी महिला को मुख्य अतिथि बनाया। अब संघ प्रमुख का बयान आया है कि जाति प्रथा समाप्त होनी चाहिए। निश्चित तौर पे स्वागत है उनके इस बयान का, लेकिन परंपरा अपने खुद से शुरू करना चाहिए। उनके प्रमुख पदों पे जो जाति देख के नियुक्ति की परंपरा संघ में है पिछले एक सदी से, सबसे पहले उसमें समाप्ति करें। जाति देख के प्रमुख पदों में बैठाने की जो संघ का आचरण है उसमें बदलाव लाएं। परहित उपदेश कुशल बहुतेरे, जे न आचरण नर न घनेरे। संघ यदि अपने आप को सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संगठन बताता है, खुद को हिंदुत्व का पुरोधा बताता है, तो समाज में बदलाव लाने की शुरुआत उसे अपने अंदर से करनी चाहिए। संघ प्रमुख के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये सियासत का मुद्दा भी बन सकता है, लेकिन ये जाति व्यवस्था समाज की हकीकत है और इस पर बहस समय की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शरद, अगर इस पूरे मसले को देखा जाए, संघ प्रमुख का बयान पहले जनसंख्या को लेकर, उस पर सियासत, अब जाति व्यवस्था को लेकर और उस पर भी अब सियासत हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, और दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके की जो राजनीति है वो जातिगत व्यवस्था को लेकर अगर कोई बात की गई हो, उस पर हो रही हो। लेकिन हाँ, संघ प्रमुख ने एक बड़ी बात कही है और ये कहा है कि दरअसल जातिगत व्यवस्था अतीत की बात थी, अब इसे भुला दिया जाना चाहिए। हालांकि वो इस बात को कहे जितने सहज अंदाज में रहें, इसको अमल में लाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि खुद अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें, संघ के ही साथ ही बीजेपी की अगर हम बात करें तो अलग अलग मोर्चे हैं। एक जाति का मोर्चा है, एक दूसरी जाति का मोर्चा है, एक तीसरी जाति का मोर्चा है। आरक्षण के मुद्दे पे एक बात सामने आती है कि फला जाति को इतना आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि इतनी आबादी है, फला जाति को इतना आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि इतनी आबादी है। और जब राजनीति पूरी इसके इर्द गिर्द ही घूम रही हो आज के दौर में देखते हुए, ऐसे में संघ प्रमुख ने जो बात कही है उस पर किस हद तक अमल हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित ही इस पर राजनीतिक बयान आना अपेक्षित भी था। लाल सिंह आर, जो बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे कुछ देर पहले हमने यहाँ मांडू में बात की थी। उन्होंने हालांकि समर्थन तो किया क्योंकि मोहन भागवत ने ये बात की है। साथ ही साथ में ये भी कह दिया कि दरअसल जो दलित हैं उनके साथ अत्याचार या उनकी जो उपेक्षा ज़्यादा हुई है वो कांग्रेस की सरकार में हुई है। तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के लिए भी उन्हीं जातियों को आधार बनाना पड़ता है। आरक्षण के लिए बात करते हुए राजनीतिक अपने हित साधने के लिए उनकी बात करनी पड़ती है। तो कितना आसान होगा इसको अमल में लाना, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर देखना होगा आगे इस बयान को लेकर क्या कुछ मायने भी निकाले जाते हैं। शुक्रिया आपका शरद इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।